अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ईरान में एक पहाड़ है और उस पहाड़ के नीचे कुछ ऐसा छुपा है जिससे वॉशिंगटन की नींदें हराम कर दी। उसका नाम है पिकैक्स माउंटेन। और पिछले हफ्ते अमेरिका के सदर ने कहा था कि हम उस इलाके पे बहुत जल्द हमला करेंगे और बहुत शिद्दत से हमला करेंगे। लेकिन दोस्तों, एक मसला है। वो जगह 300 फुट खालिस ग्रेनाइट के नीचे दफन है। 300 फीट यानी एक 30 मंजिला इमारत उल्टी करके जमीन में गाड़ दी जाए और उसके ऊपर पूरा एक पहाड़। और आज मैं आपको बताऊंगा कि ईरान ने उस पहाड़ के अंदर क्या छुपा रखा है। और उससे भी बड़ा सवाल, ईरान ने वो धमकी क्यों दी है जो उसने अपनी पूरी तारीख में आज तक नहीं दी है। इतनी बड़ी धमकी, यानी ईरान अपना वो पत्ता इस्तेमाल करने जा रहा है जिसका आज से पहले उसने कभी जिक्र तक नहीं किया था। उससे पहले एक रिक्वेस्ट आपसे, अगर आप ये चैनल सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो हर वो वीडियो जो कि बाकी वीडियो से मुख्तलिफ होती है, वो खबरें जो आपको कहीं और नहीं मिलती, वो खबरें आप मिस कर देंगे। और अगर आप मुझसे लाइव बात करना चाहते हैं फेसबुक पर, तो पेज को सिर्फ आपने फॉलो नहीं करना, सब्सक्राइब भी करना है। सबसे पहले समझिए ये जगह क्या है। पिकैक्स माउंटेन नाम है इसका। ये ईरान के नतांज न्यूक्लियर प्लांट से सिर्फ चंद मील दूर है, ज़गरोस पहाड़ों के अंदर। और इसकी तामीर 2020 से जारी है, 6 साल। आप समझिए ये कितनी मजबूत है। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक ये जगह 300 फीट से ज्यादा गहराई में है। और उसके ऊपर क्या है? ऊपर है ग्रेनाइट। ग्रेनाइट क्या होता है? आपने अपने घर में किचन का स्लैब देखा? वो काली चमकती पत्थर की एक सिली जिस पे आप छुरी चलाते हैं और उस पर निशान तक नहीं पड़ता, वो ग्रेनाइट है। अब सोचिए कि वो 1 इंच मोटी सिली होती है और आपका चाकू उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और यहां पर 300 फुट उस पत्थर की वो जो एक दीवार है, एक पहाड़ है। और सबसे अहम जो है यहां पे क्या हिस्सा है इसका, कि फुर्दो का नाम आपने सुना होगा। फुर्दो वो ईरान की वो न्यूक्लियर साइट थी जिसे अमेरिका ने 2025 में अपने सबसे बड़े बॉम्ब से मारने की कोशिश की थी। नतीजा पता क्या निकला था इसका? और ये टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट दे रहा हूं, खुद से नहीं बता रहा। पिकैक्स जिसके ऊपर ग्रेनाइट का पहाड़ है, वो नतांस और फुर्दो दोनों से कहीं ज्यादा गहरी और मजबूत है। यानी जिसे अमेरिका अपना सबसे बड़ा कारनामा कहता है, वो इसके मुकाबले में इसके इंच भी बराबर नहीं है। यानी फुर्दो का कुछ नहीं बिगाड़ सका था अमेरिका, इतनी बमबारी करने के बाद। नतांस का कुछ नहीं बिगाड़ सका था अमेरिका, जो कि ये जो साइट है जिसका मैं आपको जिक्र कर रहा हूं, पिकैक्स, इसके मुकाबले में कुछ भी नहीं है। तो पिकैक्स का अमेरिका क्या बिगाड़ पाएगा? और अब आती है वो खबर जिसने इस पूरे मामले को आग लगा दिया। दोस्तों, मंडे को वॉल स्ट्रीट जर्नल ने रिपोर्ट एक छापी। उसमें कहा गया कि इजरायली इंटेलिजेंस समझती है कि ईरान ने पिछली जो सीजन था उसमें हजारों यूरेनियम इनरिच करने वाली मशीनें, यानी सेंट्रीफ्यूजेस, इस पहाड़ के अंदर मुंतकिल कर दी हैं। इसी पहाड़ जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं, जिस पे ग्रेनाइट की एक तय है, पिकैक्स नामी पहाड़। अब समझिए सेंट्रीफ्यूज क्या होता है, आपको बिल्कुल शीशा हो जाएगा कि एग्जैक्टली हुआ क्या, किया क्या ईरान ने। यूरेनियम जमीन से निकलता है तो वो कमजोर होता है। उसे बॉम्ब या बिजली के काबिल बनाने के लिए उसे इनरिच करना पड़ता है, अफजोदगी, यानी उसका असल हिस्सा अलग करना पड़ता है। और यह काम एक मशीन करती है जो बहुत तेज घूमती है, वॉशिंग मशीन के स्पिन के जैसे, लेकिन हजारों गुना तेज। उस मशीन का नाम है सेंट्रीफ्यूज। और न्यूक्लियर प्रोग्राम की पूरी बुनियाद इसी पे खड़ी होती है। और इजराइल कह रहा है कि उनमें से हजारों अब उस पहाड़ के अंदर हैं। और इसके फौरन बाद ट्रंप ने ओवल ऑफिस में सहाफियों से कहा कि हम उस इलाके पे बहुत जल्द हमला करेंगे और बहुत शिद्दत से करेंगे। लेकिन अब मैं आपको वो बात बताता हूं जो बहुत कम लोग बता पाते हैं, और ये ईमानदारी यहां बहुत जरूरी है। जब उसी ट्रंप से पूछा गया कि क्या यह रिपोर्ट सच है, तो उसने खुद कहा कि ईरान ने शायद उन्हें वहां मुंतकिल किया हो, लेकिन हमारे पास ये रिकॉर्ड पे नहीं है। ये दोबारा सुनिए, हमारे पास रिकॉर्ड पे नहीं। यानी अमेरिका का अपना सदर मान रहा है कि उसके इत्तहादी की दी गई रिपोर्ट, यानी इजराइल की दी गई रिपोर्ट, झूठी भी हो सकती है। जेरूसलम पोस्ट जो एक इजरायली अखबार है, उसने लिखा है कि अमेरिका और इजरायली दिफाई ज़राए ने खुद बताया है कि इस साइट से इस वक्त कोई मौजूदा खतरा नहीं है। और यही वजह है कि ना ट्रंप ने और ना इजराइल ने आज तक इस पे फिलहाल हमला किया है। अब यहां पे एक एनालिस्ट आते हैं, शाइल बिन इफ्राहिम, उन्होंने इसका निचोड़ निकाला है, क्योंकि इस साइट पर हमला करने की वजह क्या हो सकती है।
वजह मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। इजराइल जंग में शामिल ही तब होगा जब अमेरिका बड़े स्केल पर हमला करेगा। अब जरा मैं आपको शाइल एफ्राइम की बात सुनाता हूं। वो कहते हैं इजराइल इस जंग को जहाज रानी के हुकूक के एक महदूद झगड़े से एक बड़ी जामे जंग में बदलने की कोशिश कर रहा है और वो कामयाब होता नजर भी आ रहा है। और वो एक याद दहानी भी कराते हैं यहां कि इजराइल पहले भी मशकूक इंटेलिजेंस की बुनियाद पे अमेरिका को ईरान पे हमले पे राजी कर चुका है 2 बार। और अब वो जुमला जो ईरान ने अपनी पूरी तारीख में कभी नहीं कहा था। दोस्तों, ट्रंप के इस ऐलान के बाद ईरान के एक सीनियर एहलकार ने, जो नेशनल सिक्योरिटी और फॉरेन पॉलिसी कमीशन का रुकन भी है, उन्होंने एक बयान दिया है। बयान बहुत अहम है। उसने कहा है कि अमेरिका की जानिब से न्यूक्लियर तंसीबात पे मुमकिना हमला न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन को तब्दील करने का एक जरिया बनेगा और न्यूक्लियर बाजदारी का जो है एक मजबूत सबब बनेगा। मैं आपको इसको आसान करके बताता हूं, इतना कॉम्प्लिकेटेड है नहीं। इसका मतलब क्या है? क्योंकि यह सिफारती जुबान है और सिफारती जुबान में धमकी बड़ी नरमी से दी जाती है। न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन यानी किसी मुल्क की न्यूक्लियर पॉलिसी, और ईरान की न्यूक्लियर पॉलिसी बरसों से यह रही है कि हम न्यूक्लियर हथियार नहीं बनाएंगे। खामनाई साहब जो शहीद हैं, उनका फतवा भी था, उनके साबिक सुप्रीम लीडर का इस पर बड़ा मशहूर फतवा मौजूद है। और अब तेहरान कह रहा है कि वो पॉलिसी बदल जाएगी और न्यूक्लियर बाजदारी यानी न्यूक्लियर डिटेरेंस, वो क्या होता है ये समझिए। मोहल्ले में 2 घर हैं, एक घर के पास बंदूक है, दूसरे के पास नहीं है। जिसके पास बंदूक नहीं है उसके दरवाजे पे कोई भी कभी भी दस्तक दे सकता है, और जिसके पास है उसके दरवाजे पे लोग सोच भी नहीं सकते। यानी डिटेरेंस है, बंदूक चलाने के लिए नहीं है बल्कि इसलिए कि कोई आए ना। और सबसे अहम सवाल, ईरान अब कितना दूर है न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने से? एबीसी न्यूज के मुताबिक ईरान के पास तकरीबन 1000 पाउंड का इंतहाई अफजूदा यूरेनियम मौजूद है। इंतहाई, मैक्सिमम, जो हथियार के दर्जे के बहुत करीब है। और अमेरिका के जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के साबिक डायरेक्टर हैं नेट स्वानसन, उन्होंने वॉल स्ट्रीट जर्नल को एक इंटरव्यू में कहा है कि एक पोशीदा ब्रेकआउट सबसे बुरा मंजरनामा है। यानी किसी भी वक्त ईरान ऐलान कर सकता है, जनाब ये देखिए हमारे पास बॉम्ब है और ये हमने फोड़ दिया। हम नहीं जानते कि ईरान के इरादे क्या हैं, लेकिन यह हकीकत है कि हम इस साइट के तस्दीक नहीं कर सकते। यानी वो जगह जिसका मैंने जिक्र किया, पिकैक्स, बता देती है कि मौजूदा सूरत हाल कितनी खतरनाक है। अब ब्रेकआउट क्या है? ब्रेकआउट वो लम्हा होता है जब कोई मुल्क चुपचाप बॉम्ब बनाने का फैसला कर ले और जब तक दुनिया को पता चले बॉम्ब बन चुका हो, जो पाकिस्तान ने किया था। और अब नाजरीन, मैं आपको एक और लम्हा फिक्र पे लेके आता हूं जो इस पूरी कहानी का सबसे तकलीफदेह हिस्सा है। इसी हफ्ते जब अमेरिका ईरान को न्यूक्लियर साइट पे हमले की धमकी दे रहा था, अमेरिका ने सऊदी अरेबिया के साथ एक न्यूक्लियर मुआहदा किया है 30 साल का, कई अरब डॉलर्स का, एक पूरा सिविलियन न्यूक्लियर प्रोग्राम बनाने के लिए। और व्हाइट हाउस ने कहा है कि हिफाजती इकदामात ये यकीनी बनाएंगे कि इसे फौजी मकासद के लिए इस्तेमाल ना किया जा सके। अब देखिए तस्वीर, एक तरफ एक मुल्क जिसे कहा जा रहा है कि तुम यूरेनियम एनरिच नहीं कर सकते और अगर करोगे तो हम तुम पे हमला करेंगे, जो वो कर रहा है। दूसरी तरफ जो है एक मुल्क है जिसे 30 साल का मुआहदा मिल रहा है, जो और दोनों उस खित्ते के अंदर ही हैं, दोनों आसपास हैं। और यहां पे जो इंसाफ है वो क्या है कि उन दोनों के हालात एक जैसे नहीं है। एक इस वक्त अमेरिका के साथ जंग में है, दूसरा उसका इत्तेहादी है। लेकिन तेहरान की कुर्सी पे बैठकर अगर आप देखिए तो आप क्या नतीजा निकालेंगे? आप यही नतीजा निकालेंगे ना कि मसला टेक्नोलॉजी का नहीं, मसला दोस्ती का है। जो दोस्त है उसके लिए दरवाजा खुला है, जो दोस्त नहीं है उस पर बॉम्ब गिराए जा रहे हैं। और यही सोच दुनिया भर में हर उस मुल्क को एक खतरनाक सबक देती है कि अपनी हिफाजत किसी और के वादे पे मत छोड़ो। और ये सिर्फ बातें नहीं रही है नाजरीन, ट्रंप की धमकी के फौरन बाद कई अमेरिकन B-1 लैंसर, अब ये सुनिएगा, हो सकता है आप तस्वीर भी देख रहे हो उसकी, B-1 लैंसर ये भारी स्ट्रेटेजिक बॉम्बर होते हैं जो कि बरतानिया से रवाना हो चुके हैं। इसका मतलब क्या है कि धमकी जो है वो खाली धमकी नहीं है, हो सकता है वाकई ये बॉम्ब गिराए जाएंगे और उसी साइट पे। और ब्लूमबर्ग के मुताबिक ब्रिटेन के जो नए वज़ीर आज़म हैं उन्होंने अमेरिका को ईरान पे हमलों के लिए ब्रिटिश अड्डों के इस्तेमाल की इजाज़त भी दे दी है। उस वज़ीर आज़म ने मना कर दिया था और यही वजह है शायद उसको अपना ऑफिस छोड़ना पड़ा। यानी सिर्फ अब ये धमकी नहीं रही, तैयारी भी शुरू हो चुकी है। और ईरान ने क्या किया? ईरान की फौज ने बताया कि उसने कुवैत के मगरिब में कैंप दोहा पे बड़े पैमाने का ड्रोन हमला किया है, जिसमें गोला बारूद का डिपो, लॉजिस्टिक्स का ढांचा और अमेरिकन आर्मी का कमांड सेंटर तबाह
करके रखती है। और ये उनके थंडर ऑपरेशन का 21वां हमला था दोस्तों। 21 हमले कर चुका है इस वक्त ईरान अमेरिकन तंसीबात पे, और सिर्फ एक ही मुल्क में। ये एक मुसलसल मुहिम है और कैंप दोहा अकेला नहीं है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान चौथे दिन भी मुसलसल कुवैत के पानी साफ करने वाले जो प्लांट्स हैं, डिसैलिनेशन प्लांट्स और बिजली घर, उन पे हमले कर रहा है 4 दिनों से। और ध्यान दीजिए निशाना क्या है, मिसाइल नहीं है, रडार नहीं है, पानी और बिजली। और कुवैत एक सहारा है, एक डेजर्ट है, वहां मीठा पानी जमीन से नहीं निकलता। और साथ ही बहरीन में मौजूद अमेरिकन फौजी अड्डे जो हैं वो मुसलसल हमलों की जद में, ईरानी हमलों की जद में। और अमेरिका भी बहरीन और कुवैत के अपने अड्डों से हिमर्स जो रॉकेट हैं वो लॉन्चर्स के जरिए जवाबी कार्रवाई कर रहा है। यानी अब ये जंग एक तरफा नहीं रही है, ईरान भी उससे ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा है अमेरिका को जितना अमेरिका ने ईरान को पहुंचाया था। और हुर्मुज़ अभी भी बंद है, याद रहे। रिपोर्ट्स बताती हैं कि जिन 4 जहाज़ों ने इस नाकाबंदी को तोड़ने की कोशिश की थी उन्हें ईरान ने नुकसान पहुंचाया है। तो ये एक ऐसी गंभीर सूरत हाल है जिससे अमेरिका गुजरा। और अब इस पूरी वीडियो का सबसे अहम हिस्सा जहां पर मैं आपको लेके आता हूं, असल हिसाब इस जंग का यहां मिलेगा आपको। बहुत कम लोग समझ पाते हैं। एनालिस्ट है शनाका परेरा, उन्होंने कमाल का जुमला लिखा। वो कहते हैं अमेरिका बमों से खाली नहीं हो रहा, यानी अमेरिका के पास बमों की कमी है लेकिन इतनी कमी नहीं है। वो उस ढाल से खाली हो रहा है जो ईरान पे बमबारी को काबिले बर्दाश्त बनाती है। ये बड़ा मजे का तजिया, जरा उसको सुन के जाइएगा, इसका मतलब समझिए। और इस समझने के बाद आप इस जंग को दोबारा कभी उस नजर से नहीं देख पाएंगे जैसे अब देख रहे हैं आप। 2 चीजें होती है नाजरीन, एक तलवार यानी हमला, एक ढाल यानी बचाव। अमेरिका की तलवार जो है वो सस्ती है। सस्ती से आपको समझ आ जाएगा सस्ती कैसे, उस पर लागत कम आती है। क्योंकि जब उसने ईरान के जो है वो ईरान के सतह पे मौजूद फिजाई दिफा तबाह कर दिया, ईरान का जो एयर डिफेंस सिस्टम है जब अमेरिका ने तबाह कर दिया, तो उसने महंगे दूरमार मिसाइल छोड़कर सस्ते गाइडेड बॉम्ब इस्तेमाल करने शुरू कर दिए थे। यानी उसका जो हमला है अमेरिका का ईरान पे वो सस्ता पड़ रहा था, यानी रातों रात जो है वो सस्ता हो गया। लेकिन अब ढाल की बात सुनिए। एक सामने से आते हुए बैलिस्टिक मिसाइल को हवा में रोकने का कोई सस्ता तरीका है ही नहीं। समझ आ गई आपको? उसके लिए आपको एक और मिसाइल चलाना पड़ता है जिसे इंटरसेप्टर कहते हैं, यानी रास्ता रोकने वाला। और यह अमेरिका का सबसे महंगा और सबसे कम तादाद में मौजूद हथियार है। और अब वो नंबर्स जो सब कुछ बदल देते हैं। शनाका बताते हैं कि सिर्फ इजराइल का दिफा करते हुए अमेरिका ने 200 से ज्यादा थॉड इंटरसेप्टर चलाए। और यह पेंटागन की पूरी इन्वेंट्री का, पूरे जखीरे का तकरीबन आधा हिस्सा था। आधा जखीरा एक मुल्क का दिफा करते हुए अमेरिका ने झोंक दिया। और अब सबसे खतरनाक नंबर, इनकी सालाना पैदावार कितनी है? तकरीबन 96 एक साल में बनते हैं। और जंग में 200 चंद हफ्तों में चल भी गए और खत्म। यानी जो अमेरिका 2 हफ्तों में खर्च करता है उसको बनाने में कम से कम 2 साल लगते हैं। और ये सिर्फ थॉड नहीं है, इसके अलावा जंगी जहाज़ों से 100 से ज़्यादा स्टैंडर्ड मिसाइल भी चलाए गए। और अब वो 2 नंबर्स जो सबसे ज़्यादा परेशान करते हैं अमेरिका को। पहला कि अब तकरीबन सिर्फ 200 जो है वो बचे हैं। और दूसरा, अगस्त 2023 के बाद से एक भी नया इंटरसेप्टर बना ही नहीं है। और 2027 से पहले आने की कोई तवक्को भी नहीं है। अब जरा रुकिए, 3 साल से जखीरा सिर्फ घट रहा है, बढ़ नहीं रहा है। और वाशिंगटन ने इसका हल यह निकाला है कि उसने $35 अरब का एक मुआहदा किया है ताकि पैदावार 400 सालाना तक पहुंचाई जा सके। 400 मिसाइल, थॉड मिसाइल सालाना, लेकिन उसमें 7 साल लगेंगे। और शनाका का जुमला यहां पर बिल्कुल निशाने पे बैठता है कि पैसे ने ऑर्डर तो दे दिया मगर पैसा वक्त नहीं दे सकता। लेकिन दोस्तों, मैं आपको वो बात यकीनी तौर पे बताऊंगा जो इस पूरे मामले की असल जान है। क्योंकि अभी तक हमने सिर्फ ये देखा है कि अमेरिका के पास वक्त नहीं है, लेकिन एक और मसला भी है और वो अमेरिका के हाथ में है ही नहीं, वो चीन के हाथ में है। अब ये समझिए कैसे, बड़ा इंटरेस्ट पैदा होगा आपको इसमें। ये जो जदीद मिसाइल होते हैं ना, इनके अंदर चिप्स होती हैं, सेंसर्स होते हैं, मैग्नेट्स होते हैं। और इन सब को बनाने के लिए कुछ खास धातें चाहिए होती हैं जिन्हें रेयर अर्थ कहते हैं, यानी नायाब मादनी धातें। अब ये जो 2 नाम मैं आपको लेने जा रहा हूं, एक है गैलियम और एक है विटेरियम या यूटेरियम भी कहते हैं इसको।
अब सवाल यह है कि ये धातें आती कहां से हैं? जवाब दोस्तों हैरान कर देता है। शनाका बताते हैं कि चीन दुनिया की तकरीबन 98% साफ शुदा गैलियम को कंट्रोल करता है। 98%, 98%। और मैग्नेट की पूरी सप्लाई चेन पे उसका गलबा है। और सबसे चालाक हिस्सा सुनिए, चीन ने मुकम्मल पाबंदी नहीं लगाई, उसने कुछ और किया है। उसने एक लाइसेंसिंग निजाम बनाया, यानी एक इजाजतनामे का सिस्टम, और उस सिस्टम में आम तिजारत जो है आमतौर पे इन मिनरल्स की वो चलती रहती है। लेकिन जब कोई गैर मुल्की दिफाई खरीदार आता है तो उसकी जो दरख्वास्त है वो खामोशी से मुस्तरद कर दी जाती है कि अगर आपको मिसाइल के लिए चाहिए वो धातें, दरख्वास्त मुस्तरद कर दी जाएगी। और कितना बारीक ये एक वार है जो चाइना ने किया है। कोई ऐलान नहीं करेगा, कोई धमकी नहीं देगा, कोई हेडलाइन नहीं लगेगी, बिल्कुल कागजों पे जाके उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और नतीजा, शनाका लिखते हैं कि अमेरिका को पिछले 2 महीने से 1 ग्राम भी चाइनीज धातें नहीं मयसर हैं। 2 महीने हो गए, चाइना ने 1 ग्राम नहीं दिया। अब जरा पूरी तस्वीर देखिए, एक तरफ अमेरिका का जखीरा खाली हो रहा है, दूसरी जानिब उसने $35 अरब लगा दिए कि नई फैक्ट्री चलाएगा। लेकिन उस फैक्ट्री को चलाने के लिए जो आपको कच्चा माल चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए दोस्तों, वो उसके पास अब है ही नहीं है। यानी हर इंटरसेप्टर जो चला रहा है अमेरिका, हर जो मिसाइल छोड़ रहा है ईरान के हमलों को रोकने के लिए, उसके पास पीछे से जखीरा खाली होता जा रहा है। और ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जिसका इस वक्त अमेरिका को सामना है। तो नाज़रीन, आपने पूरा मंजरनामा देख लिया। अगली वीडियो में आपको बताऊंगा कि हिंदुस्तान के अंदर क्या हो रहा है। हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ा भूचाल आया हुआ है एग्जाम्स को लेकर के। एक ऐसी चीज जो मजाक से शुरू हुई थी, इस वक्त वो मोदी के गले का फंदा बन चुकी हुई है। इसका जिक्र होगा अगली वीडियो में। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।